हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया इस चैप्टर का। दोस्तों आप लोग अगर उसको नहीं देखे तो आप लोग इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक को लेकर आए हैं। वो टॉपिक है मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हम अपने आप में कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं तो हमारा भोजन होता है सिर्फ यहीं तक नहीं रहता बल्कि पेट में जाता है। पेट में कौन कौन सा अंग से गुजरता है उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बस आप लोग अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर मनुष्य में पोषण जानना है तो उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि मनुष्य में पोषण के लिए कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। दोस्तों यानी कौन कौन सा ऐसा अंग है जिसमें मनुष्य का जो भोजन होता है वो जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस प्रकार कुछ आकृति बना देना। जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसा ही आकृति बनाए, लेकिन मनुष्य का एक आकृति बना देना। उसका बाद क्या करना है, आप लोग एक मुख से एक नली लेना। दोस्तों क्या करना है, इससे एक नली ले लेना है। मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से क्या करना है, एक नली लेना है। दोस्तों कुछ इस प्रकार नली ले लेना है एक। इस नली को लाने के बाद क्या कीजिएगा, एक जैसे हम लोग बचपन में क्या बनाते थे, आम बनाते थे दोस्तों, यानी एक कच्चे आम का आकृति कैसे बनाते थे, ऐसे कुछ इस प्रकार बनाते थे दोस्तों। तो ऐसा ही क्या करना है, एक आम बना लेना। लेकिन दोस्तों ये आम नहीं होगा बल्कि अमाशय होगा, जिससे हम लोग अपनी भाषा में पेट कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए क्या होगा, अमाशय होगा। कुछ इस प्रकार आप लोग क्या कहते हैं ना, अमाशय। थोड़ा हम इसको बड़ा बना देते हैं। ये क्या हो गया, हमारा अमाशय हो गया। अमाशय यानी हमारा पेट हो गया। आप लोग इतना लाने के बाद क्या करना है, जब आम होंगे तो उस पेड़ के तो पत्तियां भी तो होंगे दोस्तों। तो वो पत्तियां का जो होगा वो एक प्रकार का अग्नाशय की तरह दिखेगा, तो वो हम लोग बना देते हैं। ये पत्ती जो है इस प्रकार कुछ बना देना है। ये पत्ती बना देना है। इनके लिए छोटा सा फूल बना देना है। फूल भी तो बड़ा रहता है। फूल होने के बाद क्या करना है, एक छोटा आम बनाया समझा, आप एक बड़ा आम बनाना है। अब क्या करना है, इसे थोड़ा बड़ा आम बनाना है, जिसे हम लोग बोलते हैं यकृत बोलते हैं, यानी इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीवर कहते हैं। कुछ इस प्रकार बना देना दोस्तों। इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो नली है इसको थोड़ा लंबा करते हुए यहाँ से एक नली ले लेना है दोस्तों। ये क्या है, बड़ी नली होगा थोड़ा, जिसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। कुछ क्या करना है, इस नली को लाते हुए यहाँ पर छोड़ देना है और इसको क्या करते हैं, थोड़ा मोटा करते हुए डबल कर देना है। मोटा करते हुए डबल कर देना है। इसको भी यहाँ तक लाकर यहाँ तक छोड़ देना है दोस्तों, और यहाँ पर कुछ कर देना है दोस्तों। अब ये जो नली है इसको क्या करना है, इसको नीचे अपने मन से लपाट के, यानी कैसे भी करके मोड़ मारकर अब क्या करना है, इसमें मिला देना है दोस्तों। ये छोटी होती है इसलिए छोटी आंत कहते हैं, और ये वाली नली जो होता है ये बड़ी होती है इसलिए बड़ी आंत कहते हैं दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। बस आप लोग अंत तक देखते रहिए कौन कौन से नाम आते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं हम लोग मुख हुआ। ये मुख है इसलिए मुख हुआ कहें या मुख कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या बोलेंगे, मुख बोलेंगे। ये हमारा मुख हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक ग्रंथि रहती है जिसे बोलते हैं लार ग्रंथि। यहाँ पर क्या होता है, लार ग्रंथि। दोस्तों हमारा कंठ का जो ऊपर वाला भाग होता है उसका स्पेशल कुछ नाम है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ग्रासनी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ मान लीजिए कंठ है तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रासनी होगा। ग्रासनी दोस्तों, ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। दोस्तों कंठ द्वारा क्या करते हैं, हम लोग सांस को लेते हैं, और निगल द्वारा क्या होता है, हम लोग भोजन को लेते हैं। तो ये जो निगल द्वार होता है तो इसी का नाम है हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली दोस्तों। ये ग्रास नली हो गया। ग्रास नली के अगर हम नीचे आए तो ये हमको दिखाई देगा एक आम का आकार का, जिसे हम बोलते हैं हम लोग अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। अमाशय को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, पेट कहते हैं दोस्तों। ये वाला भाग को बोलते हैं हम लोग लीवर यानी यकृत। यकृत दोस्तों। इसके नीचे पत्ती का आकार से बोलते हैं हम लोग अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों। इतना करने के बाद ये जो है हमारा पित्ताशय है। पित्ताशय दोस्तों। पित्ताशय में ही क्या रहता है, पित्त रहता है दोस्तों। आप लोगों को समझना होगा कि पित्ताशय में क्या आता है, पित्त रहता है दोस्तों। ये जो 2 नाली है, एक है बड़ी इसलिए होता है एक बड़ी आंत, एक है छोटी इसलिए कहते हैं उसको छोटी आंत। तो ये हमारे लिए बड़ी आंत कहलाएगी, बड़ी आंत दोस्तों। और ये वाला जो भाग इसे बोलेंगे छोटी आंत दोस्तों। यहाँ पर जो जुड़ता है इसका भी स्पेशल नाम है। इनके अलावा यहाँ पर एक बेकार का अंग यानी अवशेषीय अंग रहता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, उसका भी नाम हम लिख ही लेते हैं, लेकिन उसको भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। क्या है इसका नाम, अपेंडिक्स। दोस्तों आप लोग क्या करना है, इतने नाम को कम से कम ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे पहले टॉपिक का बात करेंगे कि आहार नाल क्या होता है। जैसे दोस्तों इतना सारा नाम देखे, इसका मतलब क्या है, इन सब में हमारा आहार यानी हमारा क्या होता है, भोजन मौजूद होता है। देखो जिसमें आहार मौजूद हो उसे ही बोलते क्या, आहार नली, यानी वह नली जिसमें आहार मौजूद होते हैं उसे आहार नली कहते हैं। खासकर याद कर लीजिएगा, मुख, गुहा, अमाशय, अग्नाशय बोल सकते हैं, जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सब क्या आहार नली के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई अगर हम लोग
नापेंगे तो 8 से 10 मीटर तक होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि आहार नल की लंबाई कितना तक होती है, तो 8 से 10 मीटर तक होती है, जिसमें आहार मौजूद होता है। तो हम एक टॉपिक पर लिख देते हैं आहार नल का दोस्तों, आहार नल। तो यहाँ से 2 टॉपिक याद करें, इसमें आहार रहता है, आहार इसमें यानी इसमें भोजन रहता है, इसमें आहार रहता है। इनके अलावा इसकी लंबाई यानी लंबाई कह सकते हैं कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है दोस्तों। मीटर याद कर लीजिएगा, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। दोस्तों आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मुख्य गुहा के बारे में, फिर हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, मुख्य गुहा। तो मुख्य गुहा के बारे में जानते हैं दोस्तों। मुख्य गुहा हमारा टॉपिक क्या है, अगला मुख्य। दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मुख्य गुहा के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं, यानी मुख्य गुहा में कौन कौन से अंग रहते हैं। खासकर 3 चीजें रहते हैं दोस्तों। पहला जिसे हम बोलते हैं जबान, दूसरा जिसे हम बोलते हैं दांत, और तीसरा वो है जिसे हम बोलते हैं लार ग्रंथि। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, जुबान के बारे में। दोस्तों हमारा टॉपिक क्या आएगा, जुबान, जिसे जबान भी कहा जाता है, जुबान। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि जुबान किसे कहते हैं, तो यह बोलने में सहायक होते हैं। इनके अलावा इसके ऊपर एक स्वाद कली पाया जाता है जो स्वाद का पता लगाता है दोस्तों। तो ये पहले टॉपिक याद कर लीजिएगा, क्या है इसके साथ ऐसे बोलते हैं, यानी यह बोलने में सहायक, बोलने में सहायक। दूसरा टॉपिक ये है कि इस जो है ना, ये जो भोजन को एंजाइम के साथ मिलाते हैं। एंजाइम जो हमारा लार ग्रंथि उससे एंजाइम निकलता है, उसको भोजन के साथ मिलाता है। कौन, जबान ही मिलाता है, यानी यह भोजन को एंजाइम के साथ मिलाता है। क्या है, एंजाइम के साथ मिलाता है, से मिलाता है। तीसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा कि इस पे एक कली पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्वाद कली। स्वाद कली का काम क्या है, स्वाद का पता लगाना दोस्तों। तो इसमें क्या पाया जाता है, इस पर क्या पाया जाता है, स्वाद कली। इस पर स्वाद कली पाई जाती है दोस्तों। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है कि स्वाद कली कहाँ पाई जाती है, तो जबान पर। स्वाद कली का काम क्या है, तो स्वाद का पता लगाना। स्वाद कली होता है कि एक अंकुर नामक संरचना होता है। अगर आप लोग अपने आईने में जाकर देखेंगे तो आपके जबान पर यह स्वाद कली नजर आएंगे दोस्तों। ये हमारा मुख्य गुहा का टॉपिक हुआ। एक क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ से क्या होता है, पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। क्यों होगी, अभी हम आगे टॉपिक बताएंगे कि पाचन क्रिया कैसे आरंभ होती है। बस आप लोग अंत तक बने रहिए। तो हमारे 3 जबान के बारे में जान लीजिए दोस्तों। जबान क्या होता है, जबान में 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा कि यह बोलने में सहायक होता है, दूसरा यह भोजन को एंजाइम के साथ मिलाता है, तीसरा ये क्या है, इसके ऊपर स्वाद कली पाया जाता है। तीसरा पॉइंट याद कर लीजिए कि जबान पर क्या होता है, दांत पाया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसको मिटाने वाले दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दांतों के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, दांत के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, दांत। दोस्तों आप लोग इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना कर लीजिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः दोस्तों। पहला का नाम है चवर्णक, याद कर लीजिएगा, चवर्णक। इसी के साथ याद कर लीजिएगा अग्र चवर्णक, जिसे याद कर लीजिएगा भेदक, और चौथा याद कर लीजिएगा कर्तनक। दोस्तों क्या है नाम, कर्तनक। चारों का नाम याद कर लीजिएगा, चवर्णक, अग्र चवर्णक, भेदक और कर्तनक। बस इन चारों से क्वेश्चन आता है। बस इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि दांतों को जो ऊपरी सतह पाया जाता है, जो अक्सर चमकता रहता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है क्या, इनामेल। यानी इसकी ऊपरी सतह पाया जाने वाला क्या होता है, इनामेल। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आता है। इस मरतबा बिहार बोर्ड ने पूछा है इस क्वेश्चन को कि दांतों की सबसे ऊपरी सतह यानी कठोरतम सतह या चमकने वाली सतह का नाम क्या है, तो इनामेल से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। बस आप लोग दांत के बारे में इतना ही जाने। तीसरा पॉइंट हम लोग याद करते हैं लार ग्रंथि के बारे में। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, लार ग्रंथि। तीसरा पॉइंट है हमारे पास लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो दोस्तों ये 3 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। तीनों जोड़ी का नाम अक्सर पूछा जाता है कि मुख को हमें पाए जाने वाले लार ग्रंथि के नाम लिखे। 3 जोड़ी लार ग्रंथि का नाम लिखे। तो तीनों जोड़ी लार ग्रंथि का नाम याद कर लीजिएगा। पहला का नाम है पैरोडिट, दूसरा सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल।
दोस्तों इन तीनों के नाम याद कर लीजिएगा। इनके अलावा इन तीनों से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो उस एंजाइम का नाम है दोस्तों टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है, टाइलिन। दोस्तों ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइलिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है, तो याद कर लीजिएगा वो कार्बोहाइड्रेट, यानी टाइलिन नामक एंजाइम किसका पाचन करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अक्सर क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है, टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। तो यही था टॉपिक मुकुहा से इतना ही टॉपिक द्वारा पूछा जाता है कि जबान के बारे में बताए, दांत के बारे में बताए या लाल ग्रंथि के बारे में बताए। अक्सर लाल ग्रंथि का प्रकार पूछा ही जाता है कि कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। कौन कौन सा नाम है, तो सब पैरोडिस, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इनके अलावा इनसे कौन सा एंजाइम निकलता है दोस्तों, तो वो एंजाइम का नाम है, क्या नाम है उसका, टाइलिन। टाइलिन किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो मुझे उम्मीद है कि मुखगुहा के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मुखगुहा, अच्छा यहाँ से क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पाचन क्रिया आरंभ हो गई ना, तो क्वेश्चन भी आता है कि पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो मुखगुहा से होती है। यानी सबसे पहला भाग जहाँ से पाचन क्रिया आरंभ होती है मनुष्य में वो है मुखगुहा। यहाँ से पाचन क्रिया आरंभ होती है। अब खाना कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ घटना होगा, उस घटना के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो हम चाहते हैं इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे और मैं इसको मिटा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर घटना क्या होती है। सबसे पहले एक बात हमको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग खाना खा लिए, लेकिन जब तक खाना यहाँ का ठीक था, लेकिन जब खाना नीचे आएगा तो एक खाना जब नीचे गिरेगा तो हमारे पेट में, यानी हमारे आमाशय में जाएगा। एक गिरेगा तो क्या बात है, हमको पेट में दर्द नहीं होगा। जैसे हमको एक कोई मार देता है पेट में तो हमको क्या होता है, दर्द होने लगता है, यानी लगता है कि पेट में कोई जोर से मारा है। तो उसी प्रकार सोचिए कि हम लोग जो कोई ठोस पदार्थ खाते हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ठोस पदार्थ, रोटी, चॉकलेट, बहुत ऐसी चीज़ें जो ठोस ताकतवर रहता है, उसको हम लोग घोट लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेट में डाल देते हैं। तो एग्जाम्पल सोचिए कि यहाँ से जो आएगा तो वो क्या चोट नहीं लगेगा यहाँ पर। तो इसी से बचने के लिए भगवान या खुदा ने एक गति दे दिया, किसमें, ये ग्रास नली में। ग्रास नली क्या करता है कि एक खाना न जाकर धीरे धीरे जाएगा। वो धीरे धीरे जाने की गति को क्या बोलते हैं, कर्मा कुंचन गति। अब होता है क्या, अच्छा समझते हैं, यहाँ से गति पाई जाती है, इसे बोलते हैं कर्मा कुंचन गति। तो हम लोग समझना पड़ेगा कर्मा कुंचन गति का नाम, कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति क्या होता है दोस्तों, जैसे ही भोजन मुखगुहा से अमाशय की ओर जाती है तो जो होता है ग्रास नली फैलने और सिकुड़ने लगती है। जैसे एग्जांपल के लिए है, अगर हम यहाँ पे इसको मान लें ग्रास नली है, ग्रास नली में जैसे यहाँ खाना आया, ठीक है, तो नीचे वाला भाग क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, एक नीचे नहीं जाएगा। जब ये फैलेगा तो ऊपर वाला जो खाना रहेगा उसको नीचे लगेगा। यानी कहने होता है जैसे खाना आता है तो एक सिकुड़ जाता है, ऊपर वाला खाना आराम से आ रहा है, फिर इसको ऐसे करता है तो ऊपर वाला खाना क्या होता है, रुक जाता है। यानी कह सकते हैं एक पूरा खाना न गिरकर आराम से गिरता है। इस गति को बोलते हैं कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति के बारे में अगर पूछे क्वेश्चन आए तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब भोजन मुखगुहा से अमाशय की ओर जाती है तो ग्रास नली फैलने और सिकुड़ने लगती है, जिसे क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कर्माकुंचन गति क्या होता है, ये हमारे फायदे के लिए। दोस्तों अब आता है भोजन किस में आता है, अमाशय में। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अमाशय। दोस्तों अमाशय में हमको 3 चीज़ समझना पड़ेगा। अमाशय में जो है ना 3 चीज़, एक तो भाग समझना पड़ेगा, इनके अलावा इसमें जो एंजाइम पाई जाती है वो समझना पड़ेगा। अगर भाग के बारे में बात करें तो भाग 3 प्रकार के होते हैं। इसका जो भाग होता है, कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। तीनों भाग का नाम याद कर लीजिएगा। पहला जो होता है ऊपर का नाम है कार्डिक। ऊपर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डिक, फुंडिक, पाइलोरिक। 3 भाग होते हैं। तो पहला का नाम है क्या, कार्डिक, कार्डियक भी बोलते हैं इसको, कार्डियक। दूसरा का नाम है फुंडिक, तीसरा का नाम है पाइलोरिक। क्या है तीसरा का नाम, पाइलोरिक। दोस्तों इससे यही क्वेश्चन आएगा कि अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनका नाम लिखे तो आप लोग तीनों का नाम लिख सकते हैं, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। इनके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आएगा क्वेश्चन तो यही आएगा, सबसे पहला भाग कौन सा अमाशय का, तो कार्डियक है, दूसरा भाग, अंतिम भाग कौन सा है, तो पाइलोरिक है। आप लोग यहीं से क्वेश्चन आएगा। इनके अलावा इनका क्या पढ़ना है हम लोग को, इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उस एंजाइम का नाम है क्या है दोस्तों, जठरस। जठरस का जानना पड़ेगा, जठरस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़े क्या, जठरस। जठरस भी 3 होते हैं दोस्तों। तीनों का नाम याद कर रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है, अक्सर ही पूछा जाता है। पहला का नाम है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि जठरस का क्या कार्य है। जठरस का कार्य भी हम बताने वाले दोस्तों। इससे अगर कार्य जानेंगे तो क्या करते हैं, भोजन को अम्लीय बनाते हैं, इन जीवाणुओं को नष्ट करता है। दोस्तों 2 कार्य याद कर लीजिएगा। भोजन को अम्लीय बनाने का काम किसका है, तो HCl का है। इनके अलावा जीवाणुओं को नष्ट करने का काम किसका है, तो HCl का है। दूसरा नाम है इसका म्यूकस। दोस्तों क्या है दूसरा नाम, म्यूकस।
म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है, तो ये एचसीएल से रक्षा करना। क्यों दोस्तों, अगर हम लोग आपके बारे में बताएं, एचसीएल के बारे में बताएं, तो दोस्तों एचसीएल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे बैटरी में तेजाब होता है। तेजाब क्या होता है, इतने खतरनाक अम्ल होते हैं, अगर हम हमारे स्किन पर पड़ जाए तो स्किन को जला देता है। उसी प्रकार सोचिए कि एचसीएल उससे भी खतरनाक अम्ल है, अगर वो हमारे शरीर में है तो हम लोग जिंदा कैसे दोस्तों। इसका रीजन ये है कि जो म्यूकस है, म्यूकस क्या कहता है, एचसीएल से रक्षा करता है। तो म्यूकस का काम याद कर लीजिएगा, लिख सकते हैं यहाँ पर कि एचसीएल से रक्षा करना। एचसीएल का क्या काम है, तो भोजन को अम्लीय बनाना तथा जीवाणुओं को नष्ट करना। तीसरा प्रकार है इसमें जो पाए जाते हैं, उसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है दोस्तों, पेप्सिन। पेप्सिन का मुख्य काम याद कर लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है दोस्तों, किस में बदल देता है, पेप्टोन में। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो पेप्सिन के द्वारा। याद कर लीजिए नाम दोस्तों, पेप्सिन। एक आएगा ट्रिप्सिन, हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिप्सिन क्या होता है, लेकिन अभी याद कर लीजिए प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, पेप्सिन द्वारा। एचसीएल का काम क्या है, तो भोजन को अम्लीय करना तथा जीवाणुओं से नष्ट करना। म्यूकस का काम क्या है, तो एचसीएल से रक्षा करना। दोस्तों हम उम्मीद है कि अमाशय वाला टॉपिक भी आपका खलास हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके बाजू वाला टॉपिक यानी यकृत के बारे में जानते हैं कि यकृत क्या होता है और उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक कौन है दोस्तों, इसको मिटाते हैं और जानते हैं यकृत। हमारा अगला टॉपिक है यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं दोस्तों। यकृत सबसे पहले जानना होगा कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन सा है, तो यकृत है दोस्तों। तो ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। वैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा भी नजर आ रहा है, तो आप लोग को यहाँ से तो कंफर्म हो गया होगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। इसका भार यानी इसका वजन जो पूछेगा तो आप लोग लगभग बोल सकते हैं इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है दोस्तों, 1.5 kg का होता है। तीसरा पॉइंट ये याद कर लीजिएगा कि यह पित्त रस का स्त्राव का। तो क्वेश्चन आता है कि पित्त का स्त्राव किसके द्वारा होता है, तो आंसर याद कर लीजिएगा लीवर यानी यकृत, यानी पित्त का स्त्राव करता है, पित्त का स्त्राव। तो 3 टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। इनके अलावा पित्त का स्त्राव किसका होता है, तो यकृत होता है। इनका उसका भार कितना है, लगभग 1.5 kg यानी 1.4 kg भी है, तो वही उसका आंसर हो सकता है दोस्तों। इतना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसके नीचे आते हैं। ये पित्त जो होता है पित्ताशय नामक थैले में मौजूद हो जाता है। इसके लिए हम जानते हैं कि पित्त क्या होता है, पित्त कहाँ रहता है। तीसरा टॉपिक हमारे पास है पित्त। दोस्तों सबसे पहले हमको जानना होगा पित्त रहता कहाँ है। पित्त पित्ताशय नामक थैली में होता है, पित्ताशय नामक थैली में। दोस्तों पित्ताशय नामक थैली क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो पित्ताशय नामक थैली इसमें क्या आता है, पित्त रहता है। दोस्तों ये क्या है, क्षारीय होता है। ये क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका काम क्या है, भोजन को क्षारीय बनाना। जिस प्रकार एचसीएल का काम क्या था दोस्तों, भोजन को अम्लीय बनाना, उसका उल्टा करता है दोस्तों। जो पित्त है, पित्त क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। तो अक्सर क्वेश्चन आएगा कि भोजन को क्षारीय किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पित्त के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। अब हम लोग जानते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है इमल्सीकरण करना, इमल्सीकरण करना। दोस्तों हमको समझना पड़ेगा इमल्सीकरण क्या है। तो पित्त का नखरा ये है कि जो बड़े बड़े अणु है भोजन को, उसको हम पाचन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको छोटे छोटे अणु में बदल देता है। किसका काम है, पित्त का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पित्त भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अग्नाशय में। अपना आखिरी पार्ट है ग्रंथि का अग्नाशय। तो मुझे उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अग्नाशय दोस्तों, अग्नाशय में सबसे पहले जानना होगा कि इनमें से कौन कौन सा एंजाइम है निकलता है जो भोजन का पाचन के लिए प्रमुख है। दोस्तों इससे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, लेकिन आप लोग खासकर 2 से 3 एंजाइम का नाम याद कर लेना। सबसे पहले एंजाइम का नाम याद कर लीजिएगा लाइपेज। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है लाइपेज किसका पाचन करता है, तो वर्षा का। किसका पाचन करता है, वर्षा का। मैं इससे पहले पढ़ाया हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो टाइलिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन। इनके अलावा अगर पूछे वर्षा का पाचन कौन करता है, तो ये लाइपेज। दोस्तों इनके अलावा इनसे एक और एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम को याद कर लीजिएगा एमाइलेज। एमाइलेज के अलावा एक और एंजाइम याद कर लीजिएगा ट्रिप्सिन। कौन सा है, ट्रिप्सिन। दोस्तों ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन याद कर लीजिएगा पेप्टोन का। पेप्टोन का क्यों पाचन करता है, जो हमारा पेप्सिन था दोस्तों, जो हम बोले थे कि पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है वो बदल देता है पेप्टोन में। तो पेप्टोन का पाचन कौन करता है,
ट्रिप्सिन। पेप्सिन का दूसरा भाई की तरह लग रहा है ट्रिप्सिन, लेकिन दूसरा भाई है नहीं, बस इसका नाम याद कर लीजिएगा। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है तो पेप्टोन का। लाइपेज किसका पाचन करता है वर्षा का। दोस्तों इमाइलेज क्या होता है तो इमाइलेज हम लोग अक्सर बच्चे में क्या होता है कि मिट्टी को खा लेते हैं, तो मिट्टी का पाचन कौन करेगा दोस्तों तो वो कहता है इमाइलेज। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग एक और एंजाइम याद कर लीजिएगा रेनिन। रेनिन क्या होता है जो दूध का, जो बच्चे हम लोग रहते हैं तो दूध का पाचन कौन करता है रेनिन। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वाला टॉपिक भी आपका कवर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। बहुत ही फेमस क्वेश्चन इस सबसे आते रहते हैं दोस्तों, उसका हम लोग समझते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है छोटी आंत। छोटी आंत दोस्तों पहला क्वेश्चन आएगा छोटी आंत क्या है तो छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। इनके अलावा इसकी लंबाई की बात करें तो 6 मीटर तक होती है। तो इसके बारे में जानते हैं कि यह लंबा भाग है किसका, आहार नल का सबसे लंबा, सबसे लंबा। लंबाई की बात करें तो इसका 6 मीटर तक होती है। अक्सर पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर। इनके अलावा इसका प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रकार याद कर लीजिएगा, पहला का नाम है ग्रहणी, दूसरा का नाम है जेजुनम, जेजुनम, तीसरा का नाम है इलियम। मुझे उम्मीद है नजर आ रहा होगा दोस्तों इलियम। तीनों नाम याद कर लीजिएगा। छोटी आंत कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इलियम वाले भाग में कुछ पाया जाता है उसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि यह सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई कितनी होती है 6 मीटर तक होती है। इनके अलावा यह कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। दोस्तों ये एक फैक्ट है कि संपूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में ही होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो पाचन होता है कुछ मात्रा में बच जाता है, यहाँ पाचन होता है कुछ मात्रा में बच जाता है, यहाँ पाचन होता है कुछ मात्रा में बच जाता है, लेकिन संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया कहाँ कंप्लीट होती है तो वो हो जाता है छोटी आंत में। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे संपूर्ण पाचन कहाँ होती है तो छोटी आंत इसका आंसर होगा। दोस्तों अब हम लोग छोटी आंत के बाद हम लोग आते हैं बड़ी आंत में, और हम लोग जानते हैं बड़ी आंत क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं एक इलियम। इलियम वाले भाग में एक चीज रचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं दीर्घरोम या विलय। क्या पाया कहते हैं दीर्घरोम, ये दूसरा नाम है इसका विलय। दीर्घरोम क्या होता है तो उंगली, छोटी आंत के इलियम वाला भाग में उंगली नुमा संरचना पाया जाता है जिससे दीर्घरोम या विलय करता है। कुछ इस प्रकार रहता है दोस्तों। अगर मान लीजिए एक छोटी आंत है तो इसमें क्या होता है कुछ इस प्रकार आकृति बनता है जो ये अवशोषण के लिए सहायक होता है। ये जगह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यही होता है इलियम दोस्तों। तो इलियम के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि इलियम क्या होता है, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में रहता है जो क्या जिसे बोलते हैं दीर्घरोम या विलय कह जाए दोस्तों। उम्मीद है छोटी आंत के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं बड़ी आंत के बारे में दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है बड़ी आंत। बड़ी आंत दोस्तों इसका सबसे पहले हम समझते हैं इसका प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो बड़ी आंत के 2 प्रकार याद कर लीजिएगा। एक का नाम है रेक्टम या मलाशय कहते हैं जिसे, दूसरा का नाम है कोलन। तो दोस्तों पहला का नाम याद कर लीजिएगा रेक्टम। रेक्टम क्या होता है इसका हिंदी में बोलते हैं मलाशय, मलाशय। दोस्तों ये क्या होता है, ये जो हमारा भाग है इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं रेक्टम। तो रेक्टम में क्या होता है अपचा भोजन, जो भोजन नहीं पच पाता है वो कहाँ मौजूद होता है तो रेक्टम में। तो यहाँ क्या आता है अपचा भोजन, अपचा भोजन। अपचा भोजन कहाँ रहता है तो रेक्टम में। इनके अलावा दूसरा प्रकार इसका याद कर लीजिएगा कोलन। दोस्तों ये क्या होता है जल के अवशोषण के में सहायक होता है। जो जल हमारे शरीर में बच जाते हैं उसका अवशोषण कहाँ से होता है तो कोलन से ही होता है। दोस्तों ये हमारा संपूर्ण पार्ट हुआ, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा पार्ट है जो बच चुका है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं यानी छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, उस स्थान का नाम क्या तो उसका नाम है शिकम। यानी इसका नाम हम बोल सकते हैं सिक्कम, सिक्कम। जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत मिलते हैं दोस्तों। इनके अलावा एक कह सकते हैं जो विकार का नाम वहाँ क्या है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इससे में क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि हमारे शरीर में अवशेषी अंग का नाम कौन सा है तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इसलिए कहते हैं जो हम लोग का पूर्वज जानवर थे तो ये भोजन को कच्ची सामग्री को पचाने में सहायक होते थे, लेकिन अब हम लोग बहुत कम सेवन कर दिए इसलिए इसका काम नहीं रह चुका है, इसीलिए अवशेषी अंग बन चुका है दोस्तों। ये हो गया अपेंडिक्स। अगर रिवीजन करें फिर से तो देखिए रिवीजन किस प्रकार होता है। सबसे पहले मुखगुहा के बारे में जानते हैं। मुखगुहा में 3 चीज पाया जाता है, जबान, दांत और लाल ग्रंथि। जबान क्या होता है, दांत क्या होता है बता दिया, लाल ग्रंथि फेमस है कि कितनी जोड़ी पाई जाती है 3 जोड़ी पाई जाती है दोस्तों। तीनों जोड़ी का नाम याद कर लीजिएगा। एक का नाम है पैरोडी, दूसरा का नाम है सबमैंडिबल, तीसरा का नाम है सबलिंगुअल। इनके अलावा उसके नीचे आता है भोजन, तो यहाँ ग्रसनी पाया जाता है।
ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक होता है कंठ द्वार, एक होता है निगल द्वार। दोस्तों निगल द्वार को ही हम बोलते हैं ग्रासनली। ग्रासनली में गति पाई जाती है जिसे बोलते हैं कर्मा कुंजन गति। कर्मा कुंजन गति क्या होता है दोस्तों, जब भोजन मुख वहां से आमाशय की ओर आता है तो ये ग्रासनली फैलने और सिकुड़ने लगती है, इस घटना को बोलते हैं कर्मा कुंजन गति कहते हैं। दोस्तों जब भोजन आमाशय में आता है तो आमाशय के बारे में आपको 3 चीज जानना है। 3 चीज इसलिए जानना है, 2 भागों में जानना है। एक तो भाग कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला का नाम है पैरोडिक, दूसरा दोस्तों पहला का नाम है कार्डिक, दूसरा का नाम है फोन्डिक, तीसरा का नाम है पाइलोरिक। इनके अलावा इनके में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं, जठरस कितने प्रकार के होती है, 3 प्रकार के होते हैं। एक है एस्टियल जो भोजन को अम्लीय तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है, दूसरा का नाम है म्यूकस जिससे क्या होता है एस्टियल को रक्षा होता है, तीसरा का नाम है पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में या एमिनो अम्ल में बदल देता है। दोस्तों इनके अलावा भोजन आता है यहाँ से आते हुए छोटी आता बड़ी आत्मा आता है, लेकिन इसके बीच में एक घटना क्या क्या होता है, जैसे यहाँ से यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका भार 1.5 kg तक लगभग होता है। इनके अलावा इससे एक रस निकलता है जिसे बोलते हैं पित्तरस। पित्तरस से क्या होता है, भोजन को क्षारीय करता है, इनके अलावा भोजन के एमल्सीकरण करता है, जिससे क्या होता है ये जो है ना अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम लाइपेज क्या करता है, पाचन करता है। किसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है। यहाँ से आने के बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ी पहले याद कर लीजिएगा, छोटी आंत सबसे लंबी भाग है। इनके अलावा इसका लंबाई कितना है, 6 मीटर है। यह 3 प्रकार के होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। इलियम वाले भाग में एक उंगलीनुमा संरचना पाया जाता है जिसे दीर्घ या विलायक कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि संपूर्ण टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस चैप्टर से लगभग सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन बाकी है जो हम अगले इस वीडियो में चाहेंगे कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये टॉपिक यानी ये चैप्टर हम कह सकते हैं खलास हो गया है। दोस्तों बस आप लोग का साथ चाहिए, अब जस्ट ही इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, मैथ इन सोशल साइंस। इनके अलावा आप लोगों को जो डिमांड है सब्जेक्ट वही पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग का साथ चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और अपने दोस्तों को बताया कि हमने भी यहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, आप भी पढ़ाई करें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।